नमस्कार। आज हम कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। कविता के बहाने, इसमें बताया गया है कि कविता लिखने के कौन कौन से बहाने, कारण, प्रयोजन या हेतु हो सकते हैं। यहां पे कवि कहता है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा और कवि को कविता लिखने का बहाना मिल गया और एक कविता चिड़िया के ऊपर कवि ने लिख दी। फिर आगे कवि कहता है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि को एक उड़ती हुई चिड़िया को देखकर कविता लिखने का बहाना मिला, लेकिन जो कविता की उड़ान है उसे चिड़िया नहीं समझ सकती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। जैसे आपको याद होगा, कक्षा 6 में पढ़ा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़िया पे लिखी कविता वो देश दुनिया के सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिस चिड़िया को देखकर वो कविता लिखी गई वो अब कहां है किसी को नहीं पता। इसी तरीके से कवि कहता है कि चिड़िया को देखकर कवि को कविता लिखने का बहाना मिला और इसके पश्चात जो कविता की उड़ान है उसे चिड़िया कभी समझ नहीं सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया कहां उड़ सकती है? बाहर उड़ सकती है, भीतर उड़ सकती है, इस घर में उड़ सकती है, उस घर में उड़ सकती है, लेकिन कविता हर जगह उड़ सकती है। अर्थात चिड़िया को देखकर लिखी गई कविता शाश्वत हो जाएगी और जहां चिड़िया नहीं पहुंच पाएगी कविता वहां भी पहुंच जाएगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। फिर कवि कहता है कि कविता के पंख यानी कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने के मायने चिड़िया नहीं समझ सकती है। चिड़िया तो अपने पंखों के सहारे सीमित उड़ान उड़ सकती है, लेकिन कविता जो कल्पना का सहारा लेती है वो कहां कहां तक पहुंच सकती है, इसको चिड़िया नहीं समझ सकती है। पूरी कविता हमने देखी, खड़ी बोली हिंदी में है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में राखी आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हमें यहां देखने को मिलता है। इस तरीके से कुंवर नारायण ने बहुत सुंदर कविता के बहाने में कविता का कारण और प्रयोजन की चर्चा की है। अब कवि कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है खिले हुए फूल को देखकर कवि को कविता लिखने का एक और बहाना मिल गया। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल को खिलते हुए देखकर कवि ने कविता लिखी, लेकिन जो फूल को देखकर एक बार कविता लिखती गई उसको कभी भी फूल नहीं समझ सकता है, क्योंकि फूल सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, लेकिन फूल को देखकर लिखी गई कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, उस फूल पर लिखी कविता लोग पढ़ेंगे और एक तरीके से फूल पर लिखी कविता अमर हो जाएगी। फूल बाहर महक सकता है, भीतर महक सकता है, इस घर में महक सकता है, उस घर में महक सकता है। अर्थात फूल का असर सीमित होता है। वो बाहर भीतर महका सकता है, इस घर उस घर को महका सकता है। वो क्षणिक समय तक वातावरण में अपनी खुशबू, रंग, सुगंध सब फैला सकता है, लेकिन उसके ऊपर लिखी गई जो कविता है वो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दुनिया में रंग, सुगंध, खुशबू फैलाती रहेगी, क्योंकि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि यहां कहता है कि फूल एक बार खिलेगा तो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता अगर फूल को देखकर लिखी जाएगी तो कभी भी मुरझाएगी नहीं, और इस बात को फूल नहीं समझ सकता है, क्योंकि फूल एक बार खिलता है, मुरझा जाता है, लेकिन फूल पर लिखी कविता कभी मुरझाती नहीं है। आगे फिर कवि कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने कविता को और बच्चों को खेल को
एक जैसा माना है, अर्थात खेलते हुए बच्चों को देखकर कवि को एक और अवसर मिला कविता लिखने का। अब कवि कहता है कविता ठीक बच्चे की तरह है, क्योंकि बच्चा बाहर भी खेलता है, भीतर भी खेलता है। यह घर खेलता है, वह घर खेलता है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि हमसे बताता है कि कविता बच्चों को खेलते हुए देखकर जब लिखी गई तो जिस तरीके से बच्चा बाहर भीतर, यह घर वह घर, सबको अपना समझता है, कोई भेदभाव नहीं करता है और उसका मन सात्विक होता है, पवित्र होता है और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है। इसी तरीके से कविता भी सबको अपना समझती है, सबको ज्ञान प्रदान करती है। बाहर भीतर में राखी आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्नवाचक अलंकार है और यहाँ हम लोग वही सेम आवृत्तियां देख रहे हैं। और ये खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद की बहुत सुंदर कविता है जो काव्य हेतु और काव्य प्रयोजनों की चर्चा हमें करते बताती है। धन्यवाद।